तो यार आज बात करेंगे हम पाइथन के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर जगह है। आपने प्रिंट किया स्ट्रिंग, यूज़र से इनपुट लिया स्ट्रिंग, लॉगिन मैसेज दिखाना है स्ट्रिंग, मीम बनाना है स्ट्रिंग। मतलब अगर पाइथन एक फ़िल्म है ना तो स्ट्रिंग उसके डायलॉग हैं। ऑनेस्टली जब आपको स्ट्रिंग समझ में नहीं आती, आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तब तक आपका कोड अधूरा है। चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे, स्ट्रिंग्स आपको हर जगह पर मिलेंगी। कभी किसी फाइल से डेटा उठाना है, कभी किसी एपीआई से मैसेज पढ़ना है, कभी कुछ फॉर्मेट करके आउटपुट देना है। स्ट्रिंग के बिना कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, इनिशियली थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आप इसके यूज़ केसेस समझ में आने लगते हैं, मज़ा तब आता है। स्ट्रिंग सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करना नहीं है, ये टेक्स्ट के साथ हमें खेलना सिखाती है, मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, आउटपुट को एग्जैक्ट वैसे कैसे दिखाना है जैसे हम चाहते हैं। सो अगर आपने कभी सोचा है कि स्ट्रिंग क्या होता है, इतने सारे मेथड्स क्यों होते हैं, ये टेक्स्ट के साथ काम करना ज़रूरी क्यों है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम अच्छे तरीके से बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, बिना किसी प्रेशर के, बिना कंफ्यूजिंग थ्योरी के, जस्ट एक रियल रिलेटेबल अप्रोच के साथ, जहाँ आप फील कर सको कि हाँ यार समझ में आ रहा है। तो यार हेडफोन लगाओ, एडिटर खोलो और आ जाओ स्ट्रिंग्स की दुनिया में। कोड भी सीखेंगे और पाइथन को एक अलग लेवल पर अनलॉक करेंगे। तो यार हम आ चुके हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ strings.py। तो यार सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं। अगर मैं पाइथन के अंदर अपना नाम स्टोर करवाना चाहूँ, अपना एड्रेस स्टोर करवाना चाहूँ, या फिर अपनी ईमेल आईडी स्टोर करवाना चाहूँ, या फिर कोई भी टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पाइथन के अंदर स्टोर करूँ, तो उस जगह मैं इस्तेमाल करता हूँ स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग्स यार देखो बेसिकली होता क्या है, स्ट्रिंग्स एक डेटा टाइप है जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में। यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं। नेम इज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग्स को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। या तो हम स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हैं, या हम स्ट्रिंग्स को डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं, या फिर हम स्ट्रिंग्स को सिंगल ट्रिपल कोट के अंदर लिख सकते हैं। या हम लोग एग्जांपल समझते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ सिंगल कोट और इसके अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ, और इसी के नीचे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ name1, और इसके अंदर मैं सेम चीज़ लिखूंगा, बस इस बार मैं इसको डबल कोट के अंदर लिखूंगा। और अगर मैं यार इसे प्रिंट करूं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो सिंगल कोट है और डबल कोट है, इन दोनों का आउटपुट सेम होगा। तो चलिए इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। और यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए इसने दो बार कुणाल प्रिंट करके दिया। मतलब इसने पहले ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट करी, फिर ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट करी। तो इससे मुझे ये पता चलता है, मैं चाहे सिंगल कोट का इस्तेमाल करूँ चाहे मैं डबल कोट का इस्तेमाल करूँ, दोनों का आउटपुट सेम आएगा, दोनों चीज़ें सेम तरीके से काम करेंगी। अब सवाल आता है कि हम लोग ट्रिपल कोट का इस्तेमाल कब करते हैं। यार ट्रिपल कोट का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्टोर करनी हो। जैसे आप देख सकते हैं ये कुणाल सिंगल लाइन में लिखा हुआ है और नीचे वाला भी कुणाल सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ यार मेरी स्ट्रिंग तो बहुत बढ़िया है, वो एक लाइन में फिट भी नहीं होने वाली, और इसलिए मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका मैं वेरिएबल मल्टी दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिंगल ट्रिपल कोट, और यहाँ पर मैं लिख दूँ हाई दिस इज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये दो लाइन में स्टोर्ड है। तो इस जगह हम इस्तेमाल करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग का। मल्टी लाइन स्ट्रिंग की जगह आप सिंगल कोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसमें डबल ट्रिपल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इतनी बात समझने के बाद हम समझते हैं कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वो स्ट्रिंग्स आर लाइक एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब एरे ऑफ कैरेक्टर्स कहने का मतलब क्या है, देखिए एग्जैक्टली एरे ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होता, पर ये उसके जैसा होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग अपनी यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कोई भी स्ट्रिंग है। मान लीजिए वो स्ट्रिंग है कोडेक्स, जो कि इस चैनल का नाम है। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने कोडेक्स स्ट्रिंग बनाकर सेव कर दिया। तो जो इसकी पोजीशंस होती हैं, अगर आप इसे लेफ़्ट टू राइट काउंट करते हैं,
तो जैसे सी है तो ये 0 पोजीशन पे स्टोर है, ये ओ है ये 1 पोजीशन पे स्टोर है, ये डी है ये 2nd पोजीशन पे स्टोर है, और ये ई है ये 3rd पोजीशन पे स्टोर है, और ये एक्स जो लास्ट में लिखा हुआ है ये 4th पोजीशन पे स्टोर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। हाँ यार मैंने काउंट कर लिया और इसके अंदर तो 5 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसकी जो इंडेक्सिंग जाती है वो तो एक नंबर कम पे जा रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, उसके अंदर एल एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर एल कैरेक्टर्स हैं, तो उसकी इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगी आप समझ सकते हैं, उसकी इंडेक्सिंग L-1 कैरेक्टर तक जाएगी। तो यार पाइथन के अंदर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल का मतलब देखिए ये तो किताबी भाषा मैंने लिखी हुई है यहाँ पर कि द मीनिंग दैट द कैरेक्टर्स दे कंटेन हैव अ लेफ्ट टू राइट पोजिशन ऑर्डर एंड दे कैन नॉट बी चेंज इन प्लेस। देखो यार ये तो किताबी भाषा है, आसान शब्दों में समझते हैं कि इम्यूटेबल का मतलब होता है अगर आप कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, आप कोई स्ट्रिंग सेव करते हैं, तो जो वो स्ट्रिंग सेव आपकी मेमोरी में हुई है आप उस स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और उसके अंदर वो मॉडिफाइड स्ट्रिंग को आप स्टोर करेंगे। आप उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जो कि आप पहले सेव कर चुके हैं आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम आते हैं अपने VS कोड पर वापस, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूँ तो ये वापस रन नहीं होगा। एक सेकेंड, कमेंट आउट, और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसमें मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। यहाँ पर बनाता हूँ चैनल इज इक्वल टू, इसको मैं स्टोर करता हूँ डबल कोट के अंदर, और यहाँ मैं लिखता हूँ, तो देखिए ये मेरे चैनल का नाम है और इसको मैंने चैनल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। तो यार मैं यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ न्यू str, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पुरानी स्ट्रिंग है उसका जो पहला कैरेक्टर है वो है C। अब मैं उस C की जगह चाहता हूँ कि यार मैं इसकी जगह पर M लिख दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊँगा और उसके अंदर मैं असाइन करूँगा M, और उसके आगे मैं लिखूँगा प्लस और मेरी पुरानी वाली स्ट्रिंग का नाम। इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 1। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा एक कॉलन। अब इससे क्या होगा, जो मेरी पुरानी वाली स्ट्रिंग है उसका जो 0th कैरेक्टर है जो कि है C, ये उस 0th कैरेक्टर को छोड़कर इसके आगे वाली स्ट्रिंग को इस जगह पर स्टोर कर लेगा, और उससे पहले ये उसमें प्लस कर देगा ये वाला कैरेक्टर M। तो इससे क्या होगा, जो 0th कैरेक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा M से। तो चलिए इसको प्रिंट करके हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट और जो स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करानी है उसका नाम। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। देखिए आप यहाँ पर मोडेक्स कुणाल प्रिंट हो चुका है, यानी कि C की जगह मैंने M रिप्लेस कर दिया। तो यार आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाइथन के अंदर हम कैसे किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होती हैं और हम किसी भी स्ट्रिंग को सेव होने के बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को चेंज करना चाहते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी होगी, और उस स्ट्रिंग को जो कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं वो मॉडिफाइड स्ट्रिंग उस नई स्ट्रिंग के अंदर जाके स्टोर होगी। तो चलिए हम चलते हैं वापस अपनी PPT पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जो कि हमने इस तरीके से पहले उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी थी पर उसमें एरर आ गया था, और फिर हमने दूसरी तरीके से उसे मॉडिफाई किया तो वो सही हुआ। अब जो चीज़ मैंने वहाँ पर करी थी उस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा था 1 कॉलन, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग इज़ अ वे टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन और सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्पेसिफिक सिंटैक्स। देखिए मैंने यहाँ पर अपने कोड के अंदर मेरे स्ट्रिंग का नाम लिखा हुआ था और मैंने उसकी स्टार्ट पोजीशन यहाँ पर 1 दी हुई थी जो कि 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन मुझे 0 वाला कैरेक्टर उस जगह पर नहीं चाहिए था। मैं चाहता था कि 0 वाले कैरेक्टर को छोड़कर बाकी की स्ट्रिंग कंसिडर हो,
तो मैंने स्टार्ट की वैल्यू 1 दी। अब मैंने वहाँ पर कोई भी स्टॉप या फिर स्टेप नहीं दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्टॉप या स्टेप की वैल्यू नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी स्ट्रिंग को कंसिडर करता है। तो यार दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारे पास आती है कि मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर 20 कैरेक्टर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि उस स्ट्रिंग का सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट प्रिंट हो। यानी कि आप मान लीजिए जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंडेक्स पोजीशन 0 से लेकर इंडेक्स पोजीशन 5 तक मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो जब मैं इसकी स्लाइसिंग करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा उस स्ट्रिंग का नाम, और जहाँ से मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रिंग प्रिंट होना चालू हो, मैं यहाँ पर वो एग्जैक्ट पोजीशन लिखूँगा। और जहाँ मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रिंग ख़त्म हो जाए, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रिंग 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर 5 नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 6। ये मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि जो स्टॉप पोजीशन होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। मतलब जहाँ पर जो वैल्यू मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इससे एक कम वैल्यू ही वो कंसिडर करता है। अगर मैं यहाँ पर 0 से 6 लिखूँगा तब जाकर वो 0 से 5 तक की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करेगा और मुझे वो स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा। अगर मैं यहाँ पर 0 से 5 डाल दूँ तो क्या होगा? तो वो सिर्फ 0 से 4 तक की स्ट्रिंग को कंसिडर करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा एक बड़ा नंबर यहाँ पर डालता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स वेयर द स्लाइस एंड, और ये एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि वो वैल्यू ये एक्सक्लूड कर देता है, उसको इंक्लूड नहीं रखता। और जो स्टार्ट पोजीशन होती है वो इंक्लूसिव होती है, मतलब मैं यहाँ पे वो एग्जैक्ट वैल्यू डालूंगा जहाँ से मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रिंग प्रिंट करें। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है स्टेप। अब स्टेप क्या होता है? मान लीजिए वही स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 से लेकर 20 तक मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 0 से लेकर 20 तक वो प्रिंट तो हो, लेकिन वो हो सके कि वो 0 के बाद 2 प्रिंट करे, 2 के बाद फिर वो 4 प्रिंट करे, यानी कि वो एक वैल्यू छोड़कर प्रिंट करे, 0 उसके बाद 2 उसके बाद 4 उसके बाद 6, ऐसे करके मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट करे। तो मैं यहाँ पर स्टेप की वैल्यू 1 डाल दूंगा। आप इसको अपने कोड में डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यार हम आ गए अपने VS कोड के अंदर और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना ली है, और अगर मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग का सिर्फ और सिर्फ ये पाइथन वाला पार्ट ही प्रिंट हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो चलिए उसको देखते हैं वो कैसे होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा अपनी स्ट्रिंग का नाम जो कि है टेक्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो मुझे पता है कि ये जो पाइथन लिखा हुआ है ये इंडेक्स 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 तक ये चल रहा है। मतलब 0th पोजीशन पी की है और 5th पोजीशन एन की है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं इसकी स्टार्टिंग पोजीशन लिखूँगा और इसकी एंडिंग पोजीशन भी यहाँ पर मैं लिख दूँगा। अब एंडिंग पोजीशन एक्सक्लूसिव होती है, इसका मतलब जो अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा तो वो 4 तक मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करके देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पाइथन पूरा का पूरा प्रिंट हो तो मुझे यहाँ 5 की जगह पर 6 लिखना पड़ेगा। और अगर मैं इसे अब प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर पाइथन प्रिंट मिल गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आइए हम लोग अब समझते हैं। अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ ये प्रोग्रामिंग प्रिंट हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट अपनी स्ट्रिंग का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मैं देखूँगा कि ये प्रोग्रामिंग कहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ पर हमारी 6 थी, तो ये हो गई 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो जो ये प्रोग्रामिंग है ये लिखा हुआ है ये 7 से लेकर 17 तक ये लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसा कि मैंने इसके ऊपर किया था, मैं यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग वैल्यू लिखूँगा और इसकी एंडिंग वैल्यू जो होगी उसके एक वैल्यू बढ़ा कर लिख दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 18। अब देखते हैं, देखिए प्रोग्रामिंग भी यहाँ पर प्रिंट मुझे मिल चुका है। तो यार अब मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग का हर एक दूसरा कैरेक्टर प्रिंट हो। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर इसकी स्टेप वैल्यू डाल दूँ। अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी मैं सिर्फ इसमें इसकी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू डाल रहा था, तो ये मुझे उतने बीच की स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करके मिल रही थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी स्ट्रिंग कंसिडर हो पर इसका हर एक सेकंड कैरेक्टर प्रिंट होकर मुझे मिले। तो उसकी जगह मैं करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट अपनी स्ट्रिंग का नाम
और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी स्ट्रिंग कंसिडर हो, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं दूंगा। और अब मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हर दूसरा कैरेक्टर प्रिंट हो, तो मैं स्टेप की वैल्यू यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ, तो आप देखिए मुझे यहाँ पर इसका, इस स्ट्रिंग का हर दूसरा कैरेक्टर प्रिंट होकर मिल गया है। तो यार यही होती है हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग। हमने इसको एग्जांपल से समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर समझा था कि मान लीजिए ये कोई स्ट्रिंग है, इसकी पोजीशन 0 से लेकर 4 तक यहाँ पे होती है इंडेक्सिंग वैल्यू। और अगर मैं इसे लेफ़्ट टू राइट काउंट करूँ, तो इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1। अगर क्या होगा अगर मैं इसे राइट टू लेफ़्ट काउंट करूँ, अगर मैं इसको उल्टा काउंट करता हूँ यानी कि राइट टू लेफ़्ट, तब इसकी जो इंडेक्सिंग है वो -1 से लेकर -n तक चलती है। बस यही होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, और कुछ नहीं। और यार अगर मैं सीधा-सीधा इंडेक्सिंग काउंट करूँ जैसे कि मैं नॉर्मली करता हूँ, तो वो 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब उसको उल्टा काउंट करूँ, तो वो -1 से स्टार्ट होकर -n तक जाती है। तो चलिए इसका भी हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट मेरी स्ट्रिंग का नाम, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ -1, तो देखते हैं अब ये क्या प्रिंट होकर मुझे यहाँ पर देता है। देखिए इसने क्या किया, इसने मुझे यहाँ से इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना चालू किया, और इसने अपोजिट ऑर्डर में पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करके मुझे यहाँ पर दे दिया है। तो इसका यूज़ इतना नहीं होता, पर आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरीके से काम करती है। तो यार अब हम समझेंगे स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। देखो स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग मेथड बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो कि हमें किसी भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ किसी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना, किसी भी स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस करना, किसी किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, तो उस जगह मैं अपने यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स। तो पहला मेथड हमारे पास यहाँ पर आता है डॉट अपर। अब डॉट अपर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में लिखी हुई है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रिंग सारी की सारी अपर केस में हो जाए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ डॉट अपर फंक्शन का इस्तेमाल करके। आइए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊँ txt, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे अब मैं चाहता हूँ ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी अपर केस में हो जाए, तो उस जगह मैं इस्तेमाल करूँगा डॉट अपर फंक्शन का। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखूँगा txt, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट अपर, इसके आगे ब्रैकेट। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो मैंने स्ट्रिंग बनाई थी वो पूरी की पूरी अपर केस में हो गई है। और ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि ये लोअर केस में हो जाए, मतलब अभी तो ये लोअर केस में है, अगर मैं यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिंग बनाऊँ, उसका नाम मैं txt1 दे दूँ, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ जिसको मैं पूरा का पूरा अपर केस में लिखूँगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी लोअर केस में हो जाए, तो उस जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट अपनी स्ट्रिंग का नाम और डॉट करके लोअर और ब्रैकेट क्लोज। देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने स्ट्रिंग अपर केस में लिखी थी वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में होकर यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो यार दूसरा फंक्शन हमारे पास आता है स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग बनाई जिसके आगे और पीछे बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, यहाँ पर स्पेसेस हैं, आप चाहते हैं कि वो स्पेसेस रिमूव हो जाएं और जो केवल टेक्स्ट है सिर्फ वही वही प्रिंट हो, तो उस जगह स्ट्रिप फंक्शन हमारी हेल्प करता है। आइए इसको VS कोड में देखते हैं। यहाँ पर मैं एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊँगा, इसका नाम मैं दूंगा txt2,
और मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग बनाई। आप देख सकते हैं कि इसके स्टार्टिंग में भी बहुत सारे स्पेसेस हैं और एंडिंग में भी बहुत सारे स्पेसेस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसेस रिमूव हो जाए, तो उस जगह मैं इस्तेमाल करता हूँ स्ट्रिप फंक्शन का। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट अपनी स्ट्रिंग का नाम डॉट स्ट्रिप, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आप देखिए जब ये स्ट्रिंग प्रिंट हुई तो इसने इसके आगे के सारे स्पेसेस हटा दिए और एंडिंग स्पेसेस भी सारे हटा दिए। तो यार अब हमारे पास आता है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रिंग है, आपको अगर आप चाहते हैं कि उसका कोई वर्ड, उसका कोई कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाए, तो उस जगह हमारी मदद करता है रिप्लेस फंक्शन। आइए देखते हैं काम कैसे करता है। तो यहाँ हम आते हैं VS कोड में। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ txt, इसका नाम मैं 4 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो यार अगर मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड की जगह मैं पाइथन लिख दूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पर मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, तो मैं जो भी मॉडिफिकेशन करूँगा वो एक नई स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होगी। यहाँ पर मैं एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ न्यू txt4, जिसके अंदर मैं इस मॉडिफाइड स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसकी जगह मैं लिखूँगा पाइथन की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पे txt4, जो कि मेरी स्ट्रिंग का नाम है, और डॉट करके मैं उस फंक्शन का नाम लिखूँगा रिप्लेस। और यहाँ पर मैं लिखूँगा जो वर्ड मुझे रिप्लेस करना है। मुझे कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है, मुझे वर्ल्ड रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ल्ड्स और कॉमा लगा के। अब वर्ल्ड की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पर अब वो वर्ड लिखूँगा। जैसे मुझे पाइथन करना है तो मुझे पाइथन लिखूँगा और यहाँ पर मैं इस नई स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूँगा। देखिए अब मैं अगर इसको रन करूँ, ये मैंने गलत नाम लिख दिया था, इसका नाम txt4 है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको साफ करके चलाते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो पाइथन प्रिंट हुआ। इसने क्या किया, इसने मेरी पुरानी स्ट्रिंग उठाई, फिर उसमें से वर्ल्ड को रिप्लेस करके उसको एक नई स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया और फिर वो स्ट्रिंग यहाँ पर जाके प्रिंट हुई है। तो यार अगला फंक्शन हमारे पास आता है फाइंड सब स्ट्रिंग। अब फाइंड सब स्ट्रिंग हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है और मैं उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर जानना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको बार बार ज़ीरो से लेके उस इंडेक्स नंबर तक काउंट करूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस इंडेक्स नंबर पे है, मुझे वो पता चल जाए। तो उस जगह मैं इस्तेमाल करता हूँ फाइंड का। आइए VS कोड में इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक मैं नई स्ट्रिंग बनाता हूँ txt5, और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये लर्निंग का इंडेक्स नंबर मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि ये, मैं नहीं चाहता मैं ऐसे ज़ीरो से काउंट करते करते यहाँ तक पहुँचूँ, ये तो बहुत लंबा है। मैं यहाँ पर इसलिए इसके यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा प्रिंट अपनी स्ट्रिंग का नाम और मुझे कौन सी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, मैं किस चीज़ का इंडेक्स नंबर जानना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लर्निंग। तो अब अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर मिल चुका है। चलिए इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर मुझे यहाँ पर L मिला और L का इंडेक्स नंबर 16 है। मतलब 16 से जो मुझे फाइंड करना था, जिसका इंडेक्स नंबर मैं जानना चाहता हूँ, वो यहाँ पर सब स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आइए अब मैं देखता हूँ अगला फंक्शन मेरे पास आता है लैन। अब लैन क्या करता है यार, देखो जैसे कि
इससे पहले वाला फंक्शन था वो मुझे किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करके दे रहा था। अब ये क्या करेगा, ये मुझे, मान लीजिए मेरी बहुत बड़ी स्ट्रिंग है और मैं जानना चाहता हूँ कि उसके अंदर टोटल कितने इंडेक्स हैं, कितने इंडेक्स नंबर हैं, कितने कैरेक्टर उसमें स्टोर्ड हैं। तो ये मुझे उस चीज़ में मदद करेगा। मतलब ये मुझे एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करके देगा। आइए इसको भी वीएस कोड में हम लोग समझते हैं। मैं इसी स्ट्रिंग को कंसिडर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट लेन। और मुझे किस चीज़ की लेन चाहिए, मुझे लेन चाहिए स्ट्रिंग 5 की, जो कि हमारी txt5 है, txt5। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पर 31 मिल रहा है, मतलब इसके अंदर 31 कैरेक्टर्स स्टोर हैं। देखिए पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। क्या मैंने आपको जितने बताए क्या इतने ही होते हैं? नहीं, इतने नहीं होते। अगर आप जैसे जैसे पाइथन सीखोगे, आपको जैसे जैसे फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पाइथन डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कर सकते हो। क्या आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है? तो मैं कहता हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तब आप पाइथन डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कर सकते हैं। और आखिरी में यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ऑल स्ट्रिंग मेथड रिटर्न अ न्यू वैल्यू, जो कि मैंने आपको बताई। स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती हैं, तो जैसे भी आप जो भी मॉडिफिकेशन एक स्ट्रिंग के अंदर करते हो वो स्टोर होता है एक नई स्ट्रिंग के अंदर। वो असली स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता। जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो वही की वही रहती है, और जो भी आप मॉडिफिकेशन करते हो उसको आप एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करते हो, देन आप उसे प्रिंट करते हो, देन आप उसका यूज़ करते हो। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं मैं वीएस कोड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं उसके सारे शॉर्टकट, सारी ट्रिक्स बताऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।